हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अच्छे नोट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनरेशन के बारे में। नीचे जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आने वाली ऐसी ही आगे वीडियो देखने में। चलिए शुरू करते हैं रीजनरेशन। जैसे कि हम 8th क्लास से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं कि जो रीजनरेशन है वो क्या होता है। रीजनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद होती है। तो इससे ये क्या करते हैं, अपने रिस्टोर या रिप्लेस करने वाला जो पार्ट है या फिर कहीं पर डैमेज हुआ पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, रिफॉर्म कर देते हैं। या फिर कभी कभी ये पूरी एंटायर बॉडी को रिफॉर्म कर देते हैं, पूरी नई बॉडी बना देते हैं, या फिर उस पार्ट को, स्पेसिफिक पार्ट को रिप्लेस करके कुछ नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब अपना ही जैसा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं पर न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें इसी के टाइप्स अंदर पढ़ने हैं। पहला हम पढ़ते हैं मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको रीऑर्गेनाइज करना होता है और इसी को क्या कहा जाता है, मॉर्फोलेक्सिस कहा जाता है। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर हम इनर मास को निकाल लें किसी ऑर्गेनिज्म से तो उस मास से, उस स्पेसिफिक मास से हम किसी न्यू इंडिविजुअल्स को प्रॉपर बना सकते हैं, एक नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। जो इसमें रीजनरेटिंग की जो टिश्यू है होते हैं, इसमें ये मैकेनिज्म जब वर्टिब्रेट्स में प्रोसेस होती है ये वाली, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस। पर लोअर अगर एनिमल्स में ऐसा होता है, अगर ये रिन्यूइंग टिश्यू बनते हैं तो उसको हम कॉमनली कहते हैं रीजनरेशन, जो कि हम 8th क्लास से अभी तक पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। पर अभी हमें यहाँ पर थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना है, राइट। अभी देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है बर्डिंग इन हाइड्रा, जो कि हमने बहुत पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो हमें पता है जब हाइड्रा 2 पार्ट्स में कट होता है या फिर कितने भी पार्ट्स में कट हो, वो क्या बनाता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स बना सकता है, या फिर जो उसने पार्ट खोया है, लॉस किया पार्ट है या फिर डैमेज पार्ट है, उसको फिर से क्या बना सकता है, नया बना सकता है। ये मॉर्फोलेक्सिस की जो प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि हाइड्रा में हो, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म में और होती है, जैसे प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, ऑल्सो ह्यूमन में भी ये पाई जाती है। जैसे रीजनरेशन ऑफ स्किन, जब भी हमें कहीं पर चोट लग जाती है, हमारा जो पार्ट है वो वहाँ से ब्लड आने लग जाता है, राइट। पर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि स्किन जैसी पहले थी वैसी ही हो जाती है। तो अब हुआ क्या होगा, रीजनरेशन हुआ होगा, किसका हुआ होगा, स्किन का हुआ होगा। ऐसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर हो गया, तो इनमें भी क्या होता है, रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। और अगर हम एनिमल की बात करें तो लिजार्ड में भी प्रोसेस, मॉर्फोलेक्सिस की प्रोसेस होती है। नाउ अगला हमारा है एपीमॉर्फोसिस। अब एपीमॉर्फोसिस में क्या होता होगा, एपीमॉर्फोसिस में सिंपली एक स्पेसिफिक पार्ट बनता है ऑर्गेनिज्म का। ओनली उसमें तो क्या मॉर्फोसिस में क्या बनना था कि एक पूरी एंटायर बॉडी बनती थी, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक पार्ट बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर स्टेम्स जो सेल्स होती हैं वो डी डिफरेंशिएटेड होती है और रीफॉर्मेशन करती है ब्लास्टोमा फॉर्मेशन। इसके साथ क्या होता है, ब्लास्टोमा फॉर्मेशन भी इसमें होता है। अब ये ब्लास्टोमा फॉर्मेशन होता क्या है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा ब्लास्टोमा जो है एक अलग से ही टॉपिक आया है, इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अडल्ट सेल्स जो होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है इनर मास सेल्स में, और फिर जो होती है वो री डिफ्रेंशिएट होती है न्यू स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर वो री डिफ्रेंशिएट हो जाती है। क्या मतलब है, वहाँ पर 2 टर्म आते हैं, एक आता है डी डिफ्रेंशिएशन और एक आता है री डिफ्रेंशिएशन। क्या मतलब है, देखिए री डिफ्रेंशिएशन का तो मतलब है कि जो डी डिफ्रेंशिएशन जो प्रोसेस है, जो सेल्स हैं उसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है कि उनको रीजनरेशन के लिए टिश्यू में बदल दे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू में उनको बदल दे ताकि वो रीजनरेशन कर पाए, राइट। लेकिन जो डी डिफरेंशिएशन होता है, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, चेंज हो जाती है एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू में। बहुत सारे प्रकार के टिश्यू जो फिर अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके, ऐसे टिश्यू में क्या कर देती है, अपने आप को चेंज कर देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन इज सीन एनिमल एंड प्लांट, दोनों में देखा जाता है।
और जैसे कि जो प्रोसेस है वो अंडरगो जब डी डिफरेंशिएशन के अंदर में जाती है टू फॉर्म अ रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड मास, तो क्या बनाती है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाती है। अब ये क्या करेंगी, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का क्या मतलब है, ऐसी मास ऑफ सेल जो अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, ठीक है, ऐसी सेल्स जो अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है लेकिन अब उन्हें आगे क्या होना है, डिफ्रेंशिएट होना है, तो ऐसी मास ऑफ सेल्स बनाती है ताकि वो बाद में जाके क्या बना सके, न्यू स्ट्रक्चर बना सके। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, जब अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स बन जाती है, मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं ताकि वो बाद में जाके रीडिफ्रेंशिएटेड हो सके, उस प्रोसेस का क्या हम बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होता है क्या है, रिजनरेशन ऑफ प्लानेरिया, फ्लैटवर्म एंड लिम्ब ऑफ एम्फीबियंस। ये लिम्ब ऑफ एम्फीबियंस आगे हमारा टॉपिक है और प्लेरियन भी हमारा आगे टॉपिक है, तो इसको आगे हम पढ़ते हैं। एपिमॉर्फोसिस में कुछ और भी ज़्यादा पॉइंट है। एपिमॉर्फोसिस इन बोथ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में देखी जाती है। जब हम इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो लिम्स फॉर्मेशन, लैंसेस और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात कर ले तो रीजनरेशन बोथ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इन दोनों में क्या पाया जाता है, एपिमॉर्फोसिस पाया जाता है। अब ब्लास्टेमा एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो ब्लास्टेमा क्या होता है सबसे पहली बात, और फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसको हमें अभी पढ़ना है। तो ब्लास्टेमा क्या होती है, रीजनरेशन बर्ड भी इनको कहा जाता है। जो ये रीजनरेशन बर्ड होती है, जूलॉजी में इसको एक टर्म दिया गया है रीजनरेशन बर्ड, मतलब रीजनरेशन बर्ड को जूलॉजी में ब्लास्टेमा नाम दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में जरूर पूछा जाता है। ये क्या होता है, एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास होता है जिसके पास कैपेसिटी होती है कि ये न्यू ऑर्गन बना सके, राइट। ऐसा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो मास होता है इसके पास एक कैपेसिटी है कि एक न्यू ऑर्गन बना सके, राइट। यहाँ पर तीनों डेफिनेशन एक ही चीज को बताती हैं। द ब्लास्टेमा मास ऑफ सेल्स कैपेबल फॉर ग्रोथ एंड रीजनरेशन इनटू ऑर्गन वो बॉडी पार्ट्स, a mass of undifferentiated cells capable of growth and differentiation, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स हैं अभी तो जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है उनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सके, ठीक है। अब जो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे प्लानेरिया, रिजर्व सेल्स जो होती हैं इनके पास, वो क्या करती हैं, पूरी ब्लास्टेमा जो है पूरी बॉडी में इनके सप्लाई हो जाता है या फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है ताकि ये अपने क्या बना सके, दूसरा ऑर्गेनिज्म को बना सके। अब इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन स्किन, जो स्किन्स होती हैं, जो मसल सेल होती है, उसमें अगर चोट लग जाती है, तो अगर उसमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हमारी किसी बॉडी में कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लास्टेमा फॉर्मेशन हो जाती है नॉर्मली। पर अगर किसी केस में किसी कारणों से अगर रीजनरेशन नर्व फिब्रिस में हो गया, अगर रीजनरेशन नर्व फिब्रिस में कुछ डैमेज आ चुका है, कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वहाँ ब्लास्टेमा फेल हो जाता है बिल्कुल भी, और कोई भी जो है कुछ भी अंतर नहीं लाता, कुछ नई स्किन नहीं बनाता, और जो चोट का जो घाव है वो घाव के रूप में बाहर आ जाता है, मतलब चोट में एक घाव बन जाता है। अगर आपने देखा होगा जब हमें कोई चोट लगती है, अगर वो ऐसी चोट है कि वो अंदर तक लग चुकी है, वहाँ ब्लास्टेमा फॉर्म होंगे पर उनका कुछ रोल नहीं होगा, वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक घाव बन जाता है। काफ़ी लोगों के बॉडीज में ऐसे घाव रह जाते हैं बाद तक, जिसको हम कहते हैं कि बचपन में चोट लगी थी तो अभी तक घाव है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगर जो एक्सपीरियंस है उनमें पाए जाते हैं ये, तो उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में देखें तो इनवर्टिब्रेट्स में हाइड्रा और प्लानेरिया के बारे में हमें पढ़ना है, और वर्टिब्रेट्स में हमें पढ़ना है लिम्ब जनरेशन, एम्फीबिया, राइट। इन तीनों टॉपिक्स को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा एक बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है, बचपन से ही हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइड्रा में होता क्या है, एक्चुअली जो हाइड्रा में जो हाइपोस्टोम होता है, हाइपोस्टोम मतलब जो इनके माउथ का जो पार्ट होता है, माउथ के जो बाहर का जो पार्ट होता है वो बार बार रीजनरेट होता है, और यही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। सब में ऐसा नहीं होता, जो हाइपोस्टोम है वो सब में इतनी बार रीजनरेट नहीं होता है जितनी बार जो ऑर्गेनिज्म बने। और क्या नाम कहते हैं, ये रिपीटेटिव रीजनरेशन करता है, मतलब कट गया, एक में कटा तो दो बन जाएंगे, दो में कटे तो चार बन जाएंगे, चार में कटे तो आठ बन जाएंगे, ऐसे करके जितने में भी अगर एक इनकी कट लगता है ये उतने पार्ट्स अपने बना सकते हैं। ये ठीक है, ये इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब कि आज़ाद होते हैं, अमर होते हैं एक प्रकार से, ठीक है। हाइड्रा जो है अमर है, कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि इनके पास एक ऐसी टेंडेंसी है कि ये
नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, एक नया पार्ट बना सकता है, तो ये कभी बन नहीं सकता, राइट। इट हाइड्रा रिजनरेशन वो फर्स्ट में इसको ट्रिम्बली ने 1970-40 में देखा था। और हाइड्रा अगर में अगर 2 कट लग जाए, इससे ज़्यादा कट लग जाए, तो आपको पता ही है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इसका एंटायर पोर्शन रीजनरेट होकर पोस्टीरियर रीजन बना सकता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो रीजनरेशन होकर एंटायर पोर्शन बना सकता है। यहाँ तक कि जो हाइड्रा के 1/200 साइज है, मतलब इतना जो पार्ट है वो पूरी एंटायर बॉडी को, मतलब इतना स्मॉल सा पीस भी पूरी एंटायर बॉडी को एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करके दे सकता है। तो सोचो ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रा पे पहले कट लग जाता है, उसके बाद रीजनरेशन होता है, फिर ग्रोथ हो जाता है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, और लगा लो कि कितने इतना जल्दी होता है, 2 डेज में लगभग हो जाता है प्रोसेस। तो सोचो कितना ज़्यादा जल्दी विस्तार कर रहा है और कितना अमर है ये। अब हमारा अगला टॉपिक है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो प्लेनेरिया होते हैं वो मोस्टली फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और इनको क्लास ट्यूबेलेरिया में रखा गया है, अंडर द फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एनिमल के लिए, बिकॉज इसमें एक फैक्ट है कि रिजनरेशन करता है लॉस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जितने बॉडी के पार्ट्स जो है अगर वो खो चुके हैं, अगर वो उनमें कुछ डैमेज आ गया है, तो क्या कर सकते हैं, आपने पूरी के बॉडी के पार्ट को क्या कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो इनके लिए एक गुड चांस है, और ये और ऑर्गेनिज्म के लिए घातक हो सकता है, फेटल हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे ही प्लेनेरिया इतना विस्तार कर सकता है तो कितने ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से मर रहे होंगे, जितने फीड करता होगा, राइट। तो अगर अगर मान लिया जाए कि ह्यूमन में भी ऐसी शक्ति आ गई कि उसको एक हार्ट कट गया और वो फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो सोचो कितना कितना भयंकर सीन होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिट ऑफ प्लेनिया, अगर प्लेनेरिया को अगर हम डाउन टू मिडिल काट दें, तो क्या करेगा, 2 सेपरेट इंडिविजुअल्स में बना देगा, ठीक है। अगर सोचो अगर हम इसको मैनी पीसेस में काट दें, बहुत सारे पार्ट्स में इसको काट दें, तो सोचो कितने सारे प्लेटफॉर्म पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, राइट। तो क्या होता है, पर इसमें एक जो है एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है, स्कैमेटिया मेडिटेरेनिया इसका नाम है। एक वेलेरियन है, इसके पास एक स्टेम सेल्स होती हैं जो स्पेशलाइज होती हैं, और इनको क्या कहते हैं, न्यूब्लास्ट कहते हैं। इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा रीजनरेशन कर पा रहा है, ठीक है। इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा रीजनरेशन कर पा रहा है। जब ये रीजनरेशन होता है, द न्यूब्लास्ट आर कोनिकल फॉर द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। क्रूशिकल जो सॉरी क्रूशिकल क्रूशिकल मतलब होता है कि महत्वपूर्ण। जो न्यूब्लास्ट होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रीजनरेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेयर द मिसिंग टिश्यू, जो मिसिंग टिश्यू होते हैं रिजनरेट आफ्टर द इंजरी, इंजरी के बाद अपने आप ही जो होता है रिजनरेट हो जाता है। फर्दर मोर न्यूब्लास्ट आर ओनली डिवाइडिंग अडल्ट। जो एनिमल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जो बड़े हो चुके एनिमल्स होते हैं, उनमें जो न्यूब्लास्ट होता है वो खाली एक डिवाइडिंग टिश्यू के नाम या डिवाइडिंग सेल्स के नाम पे काम करता है, और कुछ नहीं। जो ये प्लेनेरिया है, इसके पास माना जाता है कि पूरी पोटेंट स्टेम सेल्स की तरह जो ह्यूमंस में होती है उसी की तरह जो कार्य करता है। दीज सेल्स डू नॉट रिमेनिंग आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद जो है ये नहीं होता है, ठीक है। जो न्यू ब्लास्ट होता है प्लेनियर में, ये एक की है जनरेशन की, रीजनरेशन की एक की है। मतलब अगर इनके पास ये है तो ये बहुत सारा अपने आप को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, कैपेबल है बहुत सारे डिवीजन में, और इसके वजह से अडल्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन कर सकते हैं, ओके। तो ये है, यहाँ पर अगर हमने कोई कट लगा दिया तो ये फिर से अपने जैसे और भी ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। ये इसका डायग्राम है। अब है लिंग जनरेशन इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में कैसे लिंग जनरेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यही टॉपिक जो है बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। अभी हम देखते हैं द लिंग जनरेशन अकर्स मोस्टली रेडियली इन द यूरेडियल एम्फीबियंस। जो यूरेडियल एम्फीबियंस होते हैं इनमें लिंग जनरेशन जो है पाया जाता है लार्वल स्टेज में भी और अडल्ट स्टेज में भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और आसानी से हो जाता है। यूरेडियल एम्फीबियंस मतलब जिनके पास टेल होती है, राइट। अब है
The N1 and amphibians generally exhibits good limb generation. इनके पास भी बहुत ज़्यादा लिंग जनरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत अच्छा लिंग जनरेशन करते हैं। एक्चुअली इनके ये कैसे होते हैं, इनके पास एक्चुअली टेल नहीं होती है, टेल नहीं होती तो जिसके कारण इसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके फ्रॉग और टोड्स। ये बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है इसके, ठीक है, क्योंकि इनके पास टेल नहीं है। और एनिमल एग्जांपल इसी एनिमल एम्फीबियंस इसी के एग्जांपल होते हैं। अब क्या होता है, जो जब ये मेटामॉर्फोसिस में आ जाता है, क्योंकि प्राइमरी एक्वाटिक फॉर्म्स में होते हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा नहीं रहता ये। जो इसके अदर एग्जांपल होता है, इसमें लिम्ब जनरेशन ज़्यादा नहीं पाया जाता, क्योंकि जो है अपनी एबिलिटी खो देते हैं जब ये मेटामॉर्फोसिस में आते हैं। हमने पढ़ा है मेटामॉर्फोसिस से पहली वाली वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जो ऑर्गन है वो चेंज हो जाता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये अपने बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स खो देते हैं, इसकी वजह से इनका लिम्ब जनरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जो ये एग्जाम्पल है। अब क्या होता है कि जो रीजनरेशन है, अगर हम एम्पुलेटेड एम्फीबियंस में देखें, जो डिवाइड होने वाले एम्फीबियंस हैं, उनमें लिम्ब जनरेशन वो क्या होता है, एक डायनामेटिक एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो ग्रोथ है वो रिपीटेटिव होती है, बार बार होती रहती है। वर्टिब्रेट्स में से कम देखा जाता है, पर देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनोरंजन लाइक सब्जेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने से। तो अब ये अच्छा, ये लिम्ब क्या होता है? ये लिम्ब होता है कि पर्टिकुलर बॉडी का एक पार्ट, ठीक है, एक ऑर्गन हम कह सकते हैं। जैसे कि फोर लिम्ब हम कहते हैं, हिंड लिम्ब हम कहते हैं, ठीक है, हाथ पैर अंग। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्ब जनरेशन कहते हैं। और वो कौन एम्फीबियंस में कैसे हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं, राइट। सॉरी, मैं ये बताना भूल गई थी ऊपर। अब क्या होता है, द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन आर रिन्यूअल ऑफ लिम्ब वेस्ट एंड जो सालमेंडर्स होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है, क्योंकि अडल्ट और लार्वल दोनों स्टेजेस में इसके अंदर लिम्ब जनरेशन देखा जाता है। बहुत अच्छा है, अगर इनका कोई भी फोल्डिंग हिंडलिंब अगर कहीं पर डैमेज हो जाता है, तो ये फिर से अपने लिए लिम्ब जनरेशन करके अपना बॉडी ऑर्गन फिर से प्राप्त कर सकते हैं। The limb animal exhibits a very high power. इनके पास एनिमल्स में इसकी बहुत ज़्यादा हाई पावर होती है, इस टाइप के एनिमल्स में, राइट, एम्फीबियंस। फर्स्ट, द एपिडर्मिस ऑफ एन वुंड, मतलब जहाँ पर अगर उसमें कोई चोट लग जाती है या फिर कोई कट लग जाता है, तो क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है पूरे ओपन सरफेस में फैल जाती है पहले तो। सपोज दैट यहाँ पर कोई चोट लगी, तो एपिडर्मिस क्या करेगी, पूरे एरिया में, मान लीजिए पैर है, पैर में चोट लगी, तो पूरे एरिया में जो है एपिडर्मिस अपनी लेयर बना लेगी, ठीक है। और ये इतना फास्ट होता है, ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और उसमें कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम, लगभग 1 दिन का टाइम लगता है पूरी प्रोसेस को होने में। फ्यू डेज के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस कवरिंग जो होती है वो एक बल्ज ले लेती है, उभार ले लेती है, उसके चोट जहाँ पर लगती है वो के नीचे एक उभार जैसा ले लेती है, और जिसको हम कोनिकल अपीयरेंस के टाइप में एज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है, जो मास ऑफ जो सेल्स होता है, जो एपिडर्मिस आपको चोट लगी थी उसके ऊपर जो उभार हुआ है एपिडर्मिस का, जो उसमें से मास है, अगर इस मास को हम क्या करें, जो मास होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव मास है। तो इस एक्टिव मास के क्या होता है, जब इसकी जो कवरिंग होती है वो रीजनरेशन बर्ड या रीजनरेशन ब्लास्टेमा के फॉर्म में होती है, उसको हम रीजनरेशन बर्ड या फिर रीजनरेशन ब्लास्टेमा भी कह सकते हैं, राइट। द ब्लास्टेमा ग्रोस रैपिडली, जो ब्लास्टेमा होता है वो बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, बिकम फ्लैटेंट डॉर्सिवेंट्रल होता है और डिस्टल एंड तक फैला होता है। फ्लैटेंट पार्ट रिप्रेजेंट एज रूबीमेंट ऑफ कार्पस एज अ, ये हम इसको देख सकते हैं कि जो फ्लैटेंट पार्ट है कार्पस के टाइप्स का हो सकता है मेनली। अगला है जो अब जो लिम्ब होता है वो जनरेट हो चुका होता है, क्योंकि इसमें ये प्रोसेस हो जाती है, जो डिजिट्स है वो इलोंगेट हो जाती है, और जो लिम्ब है वो जनरेट हो जाता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है, इसी के साथ क्या होता है, जो जो सेल्स का जो मास है वो एंटायर ऑफ द लिम्ब bird segregated out the two ruminant of internal parts of limb, bone and skeletal muscles. अब क्या होता है, अगर सपोज है
हमने कोई सेल्स का जो मास है वो बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब लिम्ब जनरेशन हो रही थी उसके दौरान हमने क्या किया, कोई मास सेल्स जो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब उससे क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है कि बोन्स बन सकती है, स्केलेटन या मसल्स बन सकती है, राइट। उससे बोन्स भी बन सकती है और मसल्स भी बन सकती है। अब क्या है, द रीजनरेटिव स्लम इनके जब जब जो रीजनरेटिव लिम्ब है, जो बना हुआ जो अंग है, वो ऑर्गन है, वो अगर इन साइज में इंक्रीज होता है, तब तक इंक्रीज होता है जब तक ये एक नॉर्मल लिम्ब या फिर नॉर्मल ऑर्गन्स जो है उसका साइज ना बन जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, तब तक रीजनरेशन होते रहता है, ठीक है। ये है इसकी जो डायग्राम है यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें शो करी गई है कि कैसे लिम्ब जनरेशन हो रहा है, कैसे जो मसल सेल है, जो बोन सेल्स है, वो कैसे बन रही है, कहाँ पर प्रेजेंट है। जो ब्लास्टेमा है वो ये है, एपिडर्मिस की जो लेयर है, ये एपिडर्मिस की लेयर जो बाहर पर बनती है। यहाँ पर वुंड हुआ होगा, यहाँ पर चोट लगी होगी, तो आगे पे ये जनरेशन होता है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।